डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग मिले। लास्ट लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कशन हुआ था। सेल का सारा डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया था, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल टर्म के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसे वर्ड से लग रहा है कि हीट प्रोड्यूस हो रहा, करंट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये वर्ड से लग रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, डेफिनेटली देखो, जब भी चार्ज का फ्लो होगा, निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आपको पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा था। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी चार्ज का फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कोलिजन होगा, और उस कोलिजन के कारण जब कोलाइड करेगा तो कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ओपोजिशनल नेचर का होगा, तो हीट का प्रोड्यूस होगा। यानी क्लियर बात है कि जब भी चार्ज का फ्लो करेगा, जब भी करंट का फ्लो करेगा, तो रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उस कंडक्टर में हीट का प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और पावर के बारे में भी आज डिस्कशन करना कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, due to flow of electric current through it is called heating effect of current। आप इसको कंडक्टर बोल सकते हो, हीट इन ए कंडक्टर, क्योंकि मैनुअली कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा। रजिस्टर एक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। यानी कि कंडक्टर में हीट का प्रोड्यूस होना करंट के फ्लो होने के कारण, बात समझना, करंट का फ्लो होगा और इस रीजन से उस कंडक्टर में हीट का प्रोडक्शन होगा। तो हीट का प्रोडक्शन होगा करंट के फ्लो होने के कारण, उसको हम लोगों ने बोलेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है बात। अब देखना क्या क्या बात करना हमें। सपोज करो एक ये रजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस बैटरी लगा दिया। आ रहा बात समझ में। अब मैं अगर दो पॉइंट ले लूं, ए और बी, अगर कहीं की हो और की को मैं ओपन कर दूं तो प्लस माइनस बैटरी से, जैसे हमको पता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो शुरू हुआ इस कंडक्टर में। तो इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो ए से बी हो रहा। आ रहा बात समझ में। ए से बी मतलब पूरा इस पॉइंट से हो रहा। अगर ए और बी यहाँ नाम दे दे, ये दो टर्मिनल दे दे, ए से बी में चार्ज का फ्लो, पूरा वायर में चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो हो रहा। आ रही बात समझ में। तो देखो, चार्ज का फ्लो होने से हीट का प्रोड्यूस होगा, कोलिजन होगा, रजिस्टिव नेचर होगा, रजिस्टिव नेचर के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है बात। अब मैं कुछ अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं, देखो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूं यहाँ अमाउंट, इस डायग्राम से मैं बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी बोल सकते हैं, या वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो वो चार्ज क्या होगा, Q इजिकल टू आई टी, क्योंकि I इजिकल टू हम क्या जानते हैं, Q बाई आई टी। होगा कि नहीं होगा। अब डेफिनेटली चार्ज का फ्लो होगा ना, तो चार्ज के फ्लो होने से वर्क डन होगा। अगर मैं बोल दूं कि चार्ज वर्क डन बाय मूविंग चार्ज, तो वर्क डन क्या होगा, W इजिकल टू वी क्यू। किस फार्मूला से, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। याद रखना, जानते हो फार्मूला, W इजिकल टू वी क्यू। चार्ज को मूव करने से वर्क डन कितना हो रहा है। जब भी चार्ज मूव करेगा, किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ वर्क डन होना है।
वर्क डन क्या होगा, W जब V पोटेंशियल है W इज इक्वल टू वी क्यू। अब देखो W इज इक्वल टू वी और Q का प्लेस में अगर मैं यहाँ से रख दूँ तो W इज इक्वल टू एक फार्मूला मिल गया VIT, ठीक है। दैट मीन्स W इज इक्वल टू VIT, मतलब ये वर्क डन VIT के फॉर्म में हो गया, जहां भी पोटेंशियल है, करंट है और I करंट है और T टाइम है, ठीक है। अब मैं ओम्स लॉ से अगर यहाँ पुट कर दूं, इसमें अगर मैं ऐसे पुट कर दूं, पुट V इज इक्वल टू IR, तो बोलो W इज इक्वल टू क्या होगा, IR इंटू IT, तो हो गया I स्क्वायर RT, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो वर्क डन होगा ना, वर्क डन, ये वर्क डन हीट के फॉर्म में स्टोर होगा। ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, हीट के फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of heat, therefore H is equal to I square RT, यानी इस W को हमने H किया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये 10 क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। डेफिनेटली थोड़ा सा और कुछ डिटेल बात करना है जो हम भी कर रहे हैं। तो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, हीट के फॉर्म में स्टोर हुआ, और H इज इक्वल टू बन गया आई स्क्वायर RT। इस फॉर्मूला को हम लोग H इज इक्वल टू RT को बोल सकते हैं द एबव लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग करंट, जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग करंट, ठीक है। इसको हम लोग जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग करंट भी बोलते हैं। तो जूल के फॉर्म में होगा ये, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT जूल के फॉर्म में होगा। अगर कैलोरी के फॉर्म में करना हो तो 1 जूल में 4.8, 1 कैलोरी में 4.8 जूल होता है, तो 4.8 से डिवाइड कर देंगे, जरूरत नहीं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। आ रही बात समझ में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और कुछ प्रॉब्लम भी देखते हैं, नोट कीजिए इसे। तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंडक्टर या रजिस्टर, आप रजिस्टर भी कर सकते हो क्योंकि रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, रजिस्टर हमारा कंडक्टर है, इसलिए हीट का जो प्रोडक्शन होगा करंट के फ्लो होने से उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। थोड़ा ध्यान देना। अब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आप इसे बताओ, डिफाइन करो पावर। अब पावर के बारे में आप बहुत जानते होंगे, बहुत लोग बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट है। जो कार्य करने की दर है उसे शक्ति कहते हैं हिंदी में। आ रहा बात समझ में, कितना पावर है ना। बट यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का बात हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब एक सिंपल बात समझ लो, पावर का मतलब ये हुआ कि जो अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस क्या होता है बाबू, जैसे बल्ब है अप्लायंसेस है, फैन है अप्लायंसेस है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो लगा हुआ आपके घर में, हमारे घर में, वो एनर्जी के वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक डिफाइन कर सकता हूँ, द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिकल appliances convert one form of energy, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बल्ब जल गया, तो
फैन चल रहा, डेट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होगा तो उस रेट को पावर बोलते हैं। ऐसे आप और करके द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं, छोड़ो उसका जरूरत नहीं। P इज इक्वल टू डिफिनेटली W/T होगा, ये मालूम है। और बाबू देखो पावर का कुछ यूनिट के बारे में क्लियर करता हूँ। अब पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, आपको मालूम है, ऐसा यूनिट इज वाट। अब ये 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है, ये आपको मालूम है। अगर यहाँ से 1 वाट को डिफाइन करें हम, तो आप बोल सकते हैं कि अगर 1 जूल वर्क करने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो पावर को 1 वाट बोलते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट वाट होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है बात? तो इस रेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, वो पावर हो गया। क्लियर है ना? अब देखो मैं पावर का डिफरेंट फार्मूला आपको बताता हूँ, कैसे समझ लो जरा, थोड़ा ध्यान देना। बोलो P इज इक्वल टू W/T। अभी W इज इक्वल टू हमने पढ़ा था VIT, पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। W इज इक्वल टू VIT, TT कैंसल, तो P इज इक्वल टू VI। देखो वाह, P इज इक्वल टू VI, क्या बात है सर। दैट मीन्स 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। करंट का एम्पियर होता है ना, यानी कि पावर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि 1 वाट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर का होता है। मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता हो तो पावर को क्या बोलेंगे? 1 वाट। देखो अब क्या है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। देखो P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR रख दो। देखो क्या किया हम, V के बदले IR रखे, तो पावर का एक नया फॉर्मूला हो गया I²R। क्या बात है? तो पावर का एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया? I²R। समझ रहे बात को ना? देखिए P इज इक्वल टू VI। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस V को रहने दो और I का प्लेस में V/R, I का प्लेस V/R, कहाँ से I का प्लेस V/R? देखो I है ना, I के बदले V/R, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? V²/R हो गया। तो पावर का हो गया I इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू V²/R। तो पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला मिला बाबू? P इज इक्वल टू VI, W/T का यूज होगा नहीं हम लोग को इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में खास। P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। देखो पावर का ये फॉर्मूला मिला। क्लियर है ना? तो पावर के बारे में, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऐसा रेट जिस पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब तुम्हारे घर में टीवी फैन जो भी है, हमारे घर में भी जो है अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में, मैंने बोला बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, फैन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वैसे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसे हम लोग पावर बोलेंगे। और ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और देखो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना, 1-2 और पॉइंट्स में क्लियर करता हूँ। देखिए जैसे 1 वाट मालूम है, 1 किलोवाट अगर कोई बोल दे 10 का पावर 3 वाट, 1 मेगावाट बोल दे 10 का पावर 6 वाट, 1 HP बोल दे, HP मतलब हॉर्स पावर, ये पता होगा आपको। तो 1 हॉर्स पावर में कोई बोल रहा है उधर से 746 वाट, मतलब क्लास में बोलते थे, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। देखो एक मैं बोलता हूँ 1 BOT, BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात होता है। 1 BOT का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसी को हम लोग 1 kWh बोलते हैं। kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर, ठीक है ना। और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। बोलते हैं ना 1 यूनिट बिजली बिल कितना निकलता है, तो 1 यूनिट बिजली बिल का मतलब होता है 1 kWh, 1 किलोवाट आवर या 1 BOT, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। सम टाइम हम लोग इसको कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं, ये मेरा कमर्शियल यूनिट भी होता है। इससे कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रिक, जो बिल का कैलकुलेशन होता है। अभी बिल हम लोग के घर आता है ना, उसमें मतलब आपको देखो पूरा एकदम लंबा चौड़ा एक ठो
इतना बड़ा लेटर देता, पढ़ते रहिए दिन भर, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ कनेक्ट रहता है, पूरा समझ पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात, तो 1 यूनिट का ये मतलब हुआ। अब अगर मैं बोल दे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और आवर को अगर बोल दे 60 × 60, कहाँ से 60 मतलब एक घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी किलोवाट सेकेंड, वाट हो गया, किलोवाट 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 घंटा में 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 36, उस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अगर इसको 3.6 करोगे तो 10 का पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। समझ में आ रहा है बात? तो ये किलोवाट आवर पावर से रिलेटेड बात है। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कीजिए इसे। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब एक टॉपिक आपको हम बोलते हैं कि पावर रेटिंग क्या होता है। पावर रेटिंग समझना बात को। जैसे आपने एक बल्ब को मार्केट से लिया, उसमें लिखा था 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक, इसका क्या मीनिंग है? और भी कुछ आप अप्लायंसेस लेते हैं, कुछ डिवाइस खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ मार्किंग किया हुआ रहता है उस पर। वो जो मार्किंग किया हुआ रहता है उसका क्या मतलब है? वो जो मार्किंग किया हुआ उसका क्या लेना देना है, समझते हैं? अब रेटिंग क्या है? रेटिंग रेटेड लिखा हुआ, डिफाइन कर लेते सिंपल, फिर आपको समझाते हैं। द पावर रेटिंग ऑफ an electrical appliances, power rating of an electrical appliances is defined as the electric energy consumed per second, या बोल सकते हैं कि द पावर रेटिंग, ठीक है, इज पर सेकेंड व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस या सोर्स ऑफ मेंस, या सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स, यानी उसको मेंस बोलते हैं। मेंस यानी कि जहां से कनेक्शन किए हैं। और पावर रेटिंग का कुछ और फॉर्मूला नहीं होता। आप V²/R बोल सकते हैं, P = I² बोल सकते हैं, P = आप VI बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसका मीनिंग क्लियर करता हूँ, इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे देखते चले, आपको पावर रेटिंग का मीनिंग बताते हैं। अब कभी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्ड आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, एनर्जी का कुछ फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब सपोज करो मैं बोल दूं कि P = होता है W/T और W = होता P। ये वर्क डन है ना, यही हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, और ये वर्क है वही एनर्जी के फॉर्म में होगा। आपको मालूम है कि वर्क करने का जो एबिलिटी होता है उसी को एनर्जी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, मालूम होगा आपको। आ रहा बस समझ में, ठीक है। तो P = W/T, W = P × T। तो समटाइम इस वर्क को एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एनर्जी E = पावर × टाइम। तो कभी कभी हम लोग E = P × T का भी यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मेरी बात को जरा 2 मिनट समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग चैप्टर 3 के बाद आएंगे चैप्टर 4 में, 5 में, 6 में, फिर 7 में। 7 में आएंगे, अगेन हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चैप्टर 7 पढ़ना अल्टरनेटिंग करंट, AC। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो DC, ये जितना भी करंट का बात हम लोग कर रहे हैं DC का बात कर रहे हैं। और चैप्टर 7 में हम लोग आएंगे तो AC का बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट करंट का बात कर रहे हैं। बट पावर का फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में सेम, मतलब जो पोल से घर में आया वो अल्टरनेटिंग करंट है चैप्टर 7 में। और ये जो है वो तुम्हारा
फार्मूला है AC का, तो ये फार्मूला DC का, ये फार्मूला DC AC दोनों में चलता। तो चैप्टर 7 में बहुत सारा न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, और अगेन हम लोग इसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। बट मैं कुछ प्रॉब्लम से आपको, यानी कि फिर हमको ये मिलना है बहुत डिटेल में, छोटा सा ये टॉपिक इस चैप्टर में दिया हुआ है जिसके बारे में क्लियर किया, कुछ न्यूमेरिकल बता करके आपको पावर रेटिंग का मीनिंग और क्लियर करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम है आपके पास, देखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आते पहले, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 200 वोल्ट 630 वाट। एक हीटिंग एलिमेंट है, कुछ भी है, उस पर मार्किंग किया हुआ, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 210 वोल्ट और 630 वाट, मतलब ऐसे लिखा हुआ 210 वोल्ट 630 वाट, ठीक है। What is the current drawn by the element? उस एलिमेंट से कितना करंट ड्रॉन बोल रहा है, when connected to a 210 वोल्ट DC सप्लाई। बात समझना, जब वो 210 वोल्ट DC सप्लाई से कनेक्ट है तो कितना करंट का फ्लो होता और रेजिस्टेंस क्या होगा उसका। अब देखो ये देख करके बहुत को दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सॉल्व करना, बट इस इजी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या है, आप देख रहे हैं कि हीटिंग एलिमेंट पे मार्किंग कितना किया हुआ है, तो हीटिंग एलिमेंट पर मार्किंग किया हुआ 210 वोल्ट एंड 630 वाट, ठीक है। मतलब सर ऐसा V हो गया 210 वोल्ट, रुक जाओ अभी देखो हम कैसे बना रहे हैं, और P हो गया 630 वाट। तो सर पढ़ाए ना P इक्वल टू VI, तो V है 210, I मालूम नहीं, P है 630, तो I इज इक्वल टू 630 बाई 210, यानी कि I इज इक्वल टू 3 एम्पियर बन गया। और फिर R निकालना सर, तो P इज इक्वल टू आप पढ़ाएं VA स्क्वायर बाई R, तो यहाँ से R इज इक्वल टू VA स्क्वायर बाई P, और V हमारा कितना है 210 इंटू 210, और बाई पावर कितना निकल गया, पावर है 630, यही ना है। तो इसे ये 3 टाइम्स में गया, ये 3 से गया 70, और R का वैल्यू निकल गया 70 ओम, ठीक है। आंसर तो आ गया, राइट है सर। जब V और P हो तो P इज इक्वल टू VI से I क्यों नहीं निकला, ये आंसर है भी, ये आंसर है भी, बट ये रॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो क्या है सर, देखिए क्या है, आते हैं इस पर हम। क्या है सर, 3 एम्पियर आंसर है। आंसर फिर गलत कैसे है, गलत इसलिए है कि आप मान लो ये आप मार्केट में गए, बोले एक बल्ब देना भाई, बल्ब मिला और उस पर लिखा था 210 वोल्ट 630 वाट। अच्छा लिखा हुआ है 210 वोल्ट 330 वाट, P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू VYP करके 3 एम्पियर, हाँ 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इससे सही है, हाथ में लिए करंट फ्लो शुरू तो फिर कैसे होगा, सामान खरीदने जाओगे डर से, कोई नहीं, मतलब लिए कुछ लिखा हुआ था, करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं। सर तो कैसे करंट का फ्लो स्टार्ट, आप जो I निकाल रहे हैं डिपेंड करता है आप कनेक्शन किससे किए। आप घर में लाके कनेक्शन किए, वो 210 वोल्ट नहीं कुछ और था, तो मतलब बाई चांस यहाँ 210 वोल्ट लिखा था और कनेक्शन भी व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट DC मेंस, और उसका कनेक्शन भी हम 210 वोल्ट से ही किए। 210 वोल्ट लिखा था और कनेक्शन भी 210 वोल्ट से किए, इसलिए आपको पता नहीं चला, आंसर आ गया। अगर कनेक्शन करते 220 वोल्ट से तो 3 एम्पियर आता, नहीं आता। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में दे दिया था रेटेड पावर रेटिंग, जब रेटिंग लिख देना, रेटिंग जो हम लोग पावर रेटिंग का बात किए, अगर रेटिंग वर्ड दिया रहे, रेटेड लिखा रहे, RATED रेटेड लिखा रहे, या रेटिंग दिया रहे, तो हो सकता है या कुछ और मेंशन नहीं हो, तो जितना लिखा है उसी से कनेक्ट किया गया है, ऐसा हम मान लेंगे। बट बार बार कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में भी बदल देता है, लिखता कुछ और है, यहाँ कुछ और दे देता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मतलब उस पर भी लिखा हुआ था 210 वोल्ट
और P लिखा हुआ था 630 वाट, यहाँ से करंट नहीं मिलेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा R = V²/P। मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी भी मार्केट में जाएं और कुछ खरीदें, कुछ अप्लायंसेस, कोई डिवाइस खरीदें और उस पर लिखा एक बल्ब की 100 वोल्ट 220 वाट लिखा था, वहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इसमें जो बनाया गया है इसका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, ये हम निकाल सकते हैं, हम और कुछ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। तो R = V²/P, अभी है 210 × 210/P हो गया 630, यहाँ से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, और 3 से ये चला गया 70, यानी रेजिस्टेंस हो गया 70 ओम। और अब इसको हम कनेक्ट किए हैं 210 वोल्ट से, अब कनेक्ट V' बोल दिए उसको, इससे कनेक्शन किए, इससे इस वोल्टेज से कनेक्ट किए हम, इससे कनेक्शन हुआ है, और इससे कनेक्शन हुआ है 210 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बदल देते 220 वोल्ट तो V' 220 वोल्ट। अब यहाँ से करंट I = V/R, यानी V'/R, हम डैश उससे दे रहे हैं जिससे हम कनेक्ट किए हैं, 210/70, यानी कि 3 एम्पियर। राइट आंसर आ गया। पहले भी आंसर यही था, अब भी आंसर यही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जिस जहां से कनेक्ट कर रहे हम वही है कि नहीं है। तो मान लो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहता, ये जो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, समझ गए बात ना, कहीं ऐसा हो कि लिखा हुआ नहीं रहे, किससे कनेक्ट किए वही लेना है, और लिखा हुआ अलग रहे तो फिर अलग लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 2 हीटर्स, 2 हीटर है, मार्किंग किया हुआ कितना, 200 वोल्ट 300 वाट एंड 200 वोल्ट 600 वाट रिस्पेक्टिवली, दोनों पे लिखा हुआ। इफ द हीटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज, ठीक है, हीटर सीरीज में कंबाइंड है, एंड कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। अब ये कॉम्बिनेशन जो 200 वोल्ट लिखा है ना, इसके प्लेस में अगर होता 220 वोल्ट तो फिर बात बदल जाता है, ऐसा हम चेंज करके दे सकते हैं क्वेश्चन आपको। विच हीटर विल प्रोड्यूसेस मोर हीट, कौन सा हीटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसको आप नोट कर लिए वीडियो पॉज करके। आते हैं इस क्वेश्चन में, देखो चलो, अब पहला हीटर पे कितना लिखा हुआ था, तो फर्स्ट हीटर, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम फर्स्ट हीटर का बात करें तो फर्स्ट हीटर पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट 300 वाट। फर्स्ट हीटर पे लिखा हुआ 200 वोल्ट 300 वाट, ठीक है। अभी आप ये जो लिखा हुआ है ना, यहां से आप करंट नहीं फ्लो करवाना, आपको रेजिस्टेंस निकालना, हीटर का R निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इससे हम रेजिस्टेंस R1 करें V²/P, तो इसका 200 × 200/P हो गया 300, तो कैंसल हो गया, तो 400/3 ओम ये R1 रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम सेकेंड हीटर का बात करें कि सेकेंड हीटर पे क्या मार्किंग किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वो सेकेंड हीटर पे लिखा है 200 वोल्ट 600 वाट। अगेन R2 यहाँ से सेकेंड हीटर का रेजिस्टेंस V²/P करेंगे 200 × 200/600, कैंसल हो गया, 2 3 6, यानी जो दूसरा रेजिस्टेंस निकला 200/3 ओम निकल गया दूसरा रेजिस्टेंस। अब ये दो रेजिस्टेंस निकल गया, हीटर किसमें कंबाइंड है बाबू, हीटर सीरीज में कंबाइंड है। देखो मेरे क्लास को सीरियसली लेना, कुछ बच्चे बोले कि सर बहुत ही सीरियसली ले जाते हैं, हम तो क्या करें, बीच में हंसी मजाक करें, नेट खत्म करवाएं बोल के इधर उधर का बात आप कम जानते हैं। कोरोना बोलते रहे हम लोग, नहीं ना, थोड़ा सीरियसली हो जाते हैं, तो आप भी सीरियस होइए, बीच बीच में वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। तो R1 R2 निकल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल गया, तो टोटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में कंबाइंड है, तो R = हो गया R1 + R2। R1 कितना हुआ, R1 हो गया 400/3, R2 हो गया 200/3, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस मिला हमारा वो 600/3 मिल गया, ठीक है। थोड़ा प्लेस का दिक्कत है, यहाँ बना ले बाबू, समझ में आ रहा है। देखो
तो टोटल रेजिस्टेंस R हो गया 3, ऊपर में 400 200, यानी कि 200 ओम, यानी कि जो कंबाइंड था। अब आपका समझ लो कि ऐसे होगा ये, इतना जान लो कि करंट तो सेम फ्लो करेगा, दोनों हीटर का रेजिस्टेंस दे देते। तो ये पूरा ये एक फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, ये R1 का था, ये R2 का था, टोटल निकाले सम करके 200, यानी पूरा रेजिस्टेंस 200 निकल गया। करंट तो जो जाएगा सेम जाएगा, दोनों के लिए सेम होगा करंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, क्या होगा इसमें, I जो निकलेगा वो V²/R। ये कौन सा V, तो V डैश का स्क्वायर बाई R, मतलब V डैश कितना है सर, तो V डैश 200 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट दिया हुआ, मतलब जो लिखा था उसी से कनेक्ट हुआ, मतलब ये पावर रेटिंग का क्वेश्चन है। जो लिखा था उससे अलग कनेक्ट हुआ तो ये अलग, फिर वो V डैश लेना वहाँ, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 200 इंटू 200 बाई R कितना हो गया, R हो गया 200 R 200, रेजिस्टेंस 200, V डैश का स्क्वायर। अच्छा, करंट कितना निकल गया, 200 एम्पियर निकल गया करंट, ठीक है ना। तो V डैश स्क्वायर बाई R, V डैश 200 था, और टोटल का रेजिस्टेंस हम लोग का 200 ओम निकल गया, है ना। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितना फ्लो कर गया, I इक्वल टू, एक काम करते, टोटल V²/R से नहीं निकालते, क्योंकि हम लोग तो यहाँ जब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया और टोटल वोल्टेज मिल गया, तो फिर I इक्वल टू V डैश/R, V/R, और 200/200, तो ये हो गया 1 एम्पियर। अब कोई बोल सकता है कि सर काहे वो फार्मूला से नहीं निकल जाएगा, इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम लोग उस फार्मूला से दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग ऑलरेडी निकाल सकते। तो पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैंने टोटल रेजिस्टेंस पता है ना, R1 R2 तो पता नहीं ना है, और लिखा हुआ नहीं पता है। अब लिखा हुआ से हम लोग फाइंड कर लिए, इसलिए हम लोग टोटल करंट 1 एम्पियर। अब बताओ, अगर 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा, तो पावर अगर हम निकालते हैं तो P इक्वल टू, अब I²R1, P इक्वल टू IR, ठीक है। I के बदले V रख सकते हो, वही आंसर आएगा, I²R1। I कितना है, I है तुम्हारा 1 का स्क्वायर, R1 कितना है 400/3, मतलब अगर इसको P1 बोल दे तो P1 निकल गया 400/3 वाट। उसी तरह से P2 निकाल दे तो I²R2, मतलब 1 का स्क्वायर और 200/3, तो P2 कितना निकल गया मेरा 200/3 वाट। अब देखो, मतलब P1 हमारा 400/2 वाट और P2 हमारा 200/3 वाट, मतलब जो P1 है वो P2 से 2 गुना ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है। अगर 2 से इसको कर दे, जैसे मेरा P1 निकल गया 4, ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको बोल सकते हैं ना 2 गुना 2200/2, तो ये P2 हो गया, तो P1 इक्वल टू 2P2 हो गया। मतलब फर्स्ट हीटर का पावर ज़्यादा है, फर्स्ट हीटर का पावर ज़्यादा, सेकंड का नहीं, फर्स्ट हीटर का पावर ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हीटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो डेट इज हम लिखेंगे इसमें कि डेट इज फर्स्ट हीटर विल प्रोड्यूसेस मोर हीट। जो फर्स्ट हीटर है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा, समझ में आ रहा है बात। तो फर्स्ट हीटर विल प्रोड्यूसेस मोर हीट। तो आप इसे देखें अच्छे से, है ना। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हैं, 2 बल्ब्स, एक है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्ब्स आर मार्क्ड 220 वोल्ट 100 watt and 220 volt 50 watt respectively. They are connected in series to 200 volt DC mains. Find the ratio of power generated by bulb 1:2 answer. एक है सेकंड, a 100 watt 220 volt bulb is connected to 100 volt source. Calculate the power consumed by the source. और इसका आंसर है 250 watt। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करें और व्हाट्सएप पर भेजें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं।